नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो पहला चैप्टर है एम लक्ष्मीकांत का, उसमें हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से कहानी शुरू की थी जैसा कि बुक में दिया हुआ है, और सारे के सारे एक्ट्स अभी तक हमने डिस्कस कर लिए हैं। सिर्फ दो एक्ट्स बाकी हैं, एक है ये 1935 का और उसके बाद आएगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का। तो ये दो एक्ट्स बाकी हैं, उसके अलावा सारे एक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर अभी तक आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे, जरूर देख लीजिए। साथ ही साथ आप सभी की हेल्प के लिए चैप्टर्स पढ़ाने के साथ ही साथ मैंने एमसीक्यूज भी 50 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के सॉल्व करवा दिए हैं। तो सबसे पहले इन चैप्टर्स के वीडियोस को देखिए, चैप्टर को समझिए, एक्ट्स को समझिए, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं, साथ ही साथ अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था वो लॉन्गेस्ट एक्ट था। आज तक ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो एक्ट पास किए थे उनमें से सबसे लेंदी, सबसे बड़ा एक्ट था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। चार मेन की सोर्सेस थे, चार की सोर्सेस थे जहां से ये बेसिकली एक्ट ने अपने मटेरियल्स डिराइव किए थे। तो कुल मिला के अगर आपसे पूछा जाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था वो किस चीज के ऊपर बेस्ड था, तो आपको बताना होगा कि भैया साइमन कमीशन की रिपोर्ट, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, देन उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के ऊपर बेस्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1933 में एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया था, और जॉइंट सेलेक्ट कमिटीज उनकी रिपोर्ट। ओके, तो इन चार की सोर्सेस के आधार पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया। तो इसके कुछ की फीचर्स हम देखेंगे, और साथ ही साथ आपको मैं यहां पे ये भी बता देता हूं कि इस पर्टिकुलर 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 10 शेड्यूल्स थे और 321 321 सेक्शंस थे। इसका मतलब एक तरीके से ये अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशन था। और आपको ये चीज भी ध्यान रखना है, आपको ये चीज भी ध्यान रखना है दोस्तों कि भैया जब तक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था तब तक इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से चल रहा था। तो आप इससे अंदाजा लगा लो कि भैया पूरा देश इस एक्ट से चल रहा था, इसका मतलब ये कितना बड़ा एक्ट होगा, है कि नहीं। तो अब बताते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर एक्ट के कुछ फीचर्स के बारे में। सो एज आई टोल्ड यू about this act, it divided the powers between center and units in term of 3 list। सबसे पहली जो चीज हुई वो ये हुई इस एक्ट में कि इसने एक फेडरेशन तैयार किया, एक ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की, और बोला गया कि भैया एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगा जिसमें कि सेंटर, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स होंगे, तो ये यूनिट्स होंगे। ओके, जैसे कि आज हमारा फेडरेशन है, हमारा फेडरल सिस्टम है जिसमें स्टेट्स और सेंटर है, ठीक है, उस तरीके से उस समय प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स भी हुआ करते थे। तो ये एक ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई। उसके बाद फेडरेशन के साथ ही साथ, जैसे कि आज हम देखते हैं कि स्टेट के लिए स्टेट लिस्ट है, सेंटर के लिए यूनियन लिस्ट है, उसी तरीके से यहां पे भी किया गया। इट डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म ऑफ लिस्ट। 3 लिस्ट में पावर्स को डिवाइड कर दिए, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये ऑल इंडिया फेडरेशन जिसकी बात इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में की गई थी, क्या ये ग्राउंड में आ पाया? नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन ही नहीं किया। प्रिंसली स्टेट्स दूर रहे इस फेडरेशन से, और इस वजह से द फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर फेडरल लिस्ट है, प्रोविंशियल लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, जो कि आज भी है। सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट एक ही बराबर है, और स्टेट लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एक ही बराबर है, कॉन्करेंट लिस्ट है। तो आज की डेट में जो रेसिडुअरी पावर्स हैं वो पार्लियामेंट के पास है। तो उस समय जो रेसिडुअरी पावर था वो वाइस रॉय को दिए गए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जाता है। देन उसके बाद इफ यू रिमेंबर 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स था, उसने प्रोविंसेस में ड्यार्ची की स्थापना की थी। ड्यार्ची यानी कि डबल रूल, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया था, बट यहां पे उल्टा हुआ। यहां पे प्रोविंसेस से ड्यार्ची को हटा दिया गया और सेंटर में ड्यार्ची को लाया गया।
गॉट द पॉइंट। तो इसके हिसाब से क्या हुआ कि प्रोविंशियल लिस्ट के सब्जेक्ट्स को जो डिवाइड किया गया था ना दो हिस्सों में 1919 के एक्ट में, अब इसको हटा के फेडरल लिस्ट के सब्जेक्ट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। हालांकि ये चीज भी कभी भी ग्राउंड में नहीं आ पाई, कभी भी ये प्रोविजन ग्राउंड में ऑपरेशनल नहीं हो पाए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू कि भाई डिवाइडेड द पावर्स इन 3 लिस्ट एंड सेंट्रल डायरची की स्थापना की गई। फेडरल सब्जेक्ट्स को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक था ट्रांसफर्ड, दूसरा था रिजर्व्ड। So transferred subjects were administered by Governor General on responsible on advice of Council of Ministers, जो कि responsible होंगे, जबकि रिजर्व जो सब्जेक्ट थे दे वर एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर जनरल एंड 3 काउंसलर्स जिनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो मैंने आपको बार बार डीआरसी समझाया हुआ है। रिजर्व सब्जेक्ट में ये सारे सब्जेक्ट्स थे, डिफेंस था, एक्सटर्नल अफेयर्स था, ट्राइबल अफेयर्स था, ये सारी चीजें। और इसके अलावा इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का सबसे जो इंपॉर्टेंट फीचर था ना वो था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कि भैया प्रोविंसेस से आपने डीआरसी हटा दी और आपने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस की, ठीक है। प्रोविंसेस को आपने और ज्यादा ऑटोनॉमी दी, प्रोविंसेस में आपने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स इंट्रोड्यूस किए। साथ ही साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को बोला गया कि अब आप अपनी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, अब आपके काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा और साथ ही साथ आपके ऊपर कोई बाहरी कंट्रोल नहीं होगा। यू आर टोटली फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस, ठीक है। लेकिन ये जो डिग्री थी ऑटोनॉमी की वो लिमिटेड थी, क्योंकि ब्रिटिश अथॉरिटीज के पास राइट था कि वो इस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को कभी भी सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। और यही चीज हुआ, ये चीज लागू हुई थी 1937 में, 1939 में डिसकंटिन्यू कर दी गई। गेटिंग द पॉइंट। तो ये चीज हुई थी, तो कहीं ना कहीं जो ऑटोनॉमी थी वो बस एक धोखा था, कुछ खास ऑटोनॉमी यहां पे थी नहीं। देन उसके बाद बाई कैमरलिज्म कुछ प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है। लगभग 6 प्रोविंसेस में, 11 टोटल प्रोविंसेस थे, 11 में से 6 प्रोविंसेस में बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किए गए, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो यहाँ पे बाई कैमरलिज्म यानी कि एक अपर हाउस एक लोअर हाउस, जैसे कि आज है लोकसभा राज्यसभा, वो इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस उन पे लगाए गए। देन उसके बाद 1909 के एक्ट से अगर आप देख रहे हो कंटिन्यूएशन में, दोस्तों इन सारे एक्ट्स को सबसे पहले तो आपको कंटिन्यूएशन में पढ़ना है। अगर आप एक के बाद एक नहीं पढ़ोगे, दूसरा एक्ट बीच में से पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो 1909 के एक्ट ने सेपरेट इलेक्टोरेट शुरू किया, 1919 ने उसको एक्सटेंड किया, 1935 ने उसको फर्दर एक्सटेंड किया। ओके, 1935 ने उस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल को फर्दर एक्सटेंड किया और अब इसमें डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन और लेबर को भी जोड़ दिया गया, ठीक है। देन उसके बाद सबसे बड़ी एक और चीज जो हुई, काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश कर दिया गया। आपको याद है काउंसिल ऑफ इंडिया कब बना था? काउंसिल ऑफ इंडिया 1858 में बना था, यू रिमेंबर? 1858 में काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया था, जिसके हेड कौन थे? याद करो, कमेंट्स में मुझे बताना, ठीक है। सो काउंसिल ऑफ इंडिया अबॉलिश कर दिया गया। देन उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने आरबीआई स्टैब्लिश की, पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश की। Okay, it provided for the establishment of Federal Public Service Commission, Provincial Public Service Commission, Joint Public Service Commission for 2 or more provinces. It also provided for the establishment of Reserve Bank of India to control the currency as well as the credit of the country. ये सारी चीजें हुई। तो दोस्तों ये थे मेन कुछ पॉइंट्स। एक पॉइंट यहाँ पे ये भी था कि भाई इसने जो फ्रेंचाइज थी वो एक्सटेंड की, यानी कि अब ज्यादा लोगों को वोट करने का जो था पावर वो मिला। लगभग 10% जो टोटल पॉपुलेशन थी उसके 10% लोगों को वोट करने का राइट मिला इस एक्ट के बाद। साथ ही साथ इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट जो कि 1937 में एस्टैब्लिश हुआ। इसमें एक चीफ जस्टिस था और मैक्सिमम 6 जज थे, ठीक है। सो ये फेडरल कोर्ट दिल्ली में स्टैब्लिश किया गया था ताकि सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में किसी भी तरीके का डिस्प्यूट हो या फिर प्रोविंसेस के बीच में आपस में कोई भी डिस्प्यूट हो तो उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए। गॉट द पॉइंट। तो ये सारी चीजें जो थी यहाँ पे आई, ये सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मेन प्रोविजंस में आते हैं। और इसको रिपील कब किया गया? जब हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था 1950 में, तब इस एक्ट को खत्म कर दिया गया। तब तक हमारा देश इसी एक्ट से चल रहा था, ये चीज
ध्यान रखना। सो दोस्तों, कीप लर्निंग। कहीं पे भी अगर आपको कोई भी डाउट हो मुझे बताइए। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। धन्यवाद, मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्दी।